नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में, जिसमें हम हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर चर्चा करने वाले हैं। तो उत्तर लेखन का हमारा टॉपिक है। बहुत से विद्यार्थी आप में से कह रहे थे कि उत्तर लेखन के जो प्रश्न है या उनके उत्तर है उसको कंटिन्यू रखिए। इससे आपको भी अभ्यास करने का मौका मिलेगा और आप भी एक अंदाजा लगा पाएंगे कि किसी उत्तर को कैसे लिखा जा सकता है। तो उसी क्रम में ये सवाल है, हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। देखिए, कोई भी सवाल जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम इसी भाषा में पूछा जाए। उसकी भाषा चेंज हो सकती है। कई बार अलग अलग तरीके से एक ही सवाल घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि अगर आपने हिंदी किसी भी साहित्य में, चाहे वो गद्य हो या फिर काव्य हो, अगर उसके विकास और उसका उद्भव कैसे हुआ इसकी जानकारी ले लेते हैं तो उससे जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का सवाल होगा वो आप हल कर पाएंगे। तो हिंदी उपन्यास गद्य साहित्य के अंतर्गत आता है और इसी गद्य साहित्य के अंतर्गत इस उपन्यास का उद्भव कैसे हुआ और आगे जाकर इसका विकास कैसे हुआ, किन चरणों में ये विभाजित हुआ, क्या विशेषताएं रही, इन सबको शामिल करते हुए आपको एक अच्छा सा उत्तर तैयार करना है। ये सवाल आपके पास है, आप चाहें तो खुद भी इसका उत्तर लिख सकते हैं अपने तरीके से। देखो, डिस्क्रिप्टिव में कोई भी उत्तर एक जैसा नहीं हो सकता, आप जानते हैं, हर किसी का अपना उत्तर हो सकता है। तो किन महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल करते हुए आप उत्तर लेखन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भी इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा अपने तरीके से, आप कैसे इसको लिख सकते हैं और इसको लिख कर भेजिए। मैंने कहा इस सवाल को किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, ये तो बहुत सिंपल भाषा में लिखा है। मान लीजिए सवाल पूछा गया कि हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास की विवेचना कीजिए, या इसे अपने शब्दों में समझाइए, या आप इससे क्या समझते हैं। तो किसी भी तरह से सवाल आएगा, बेसिकली आपका जो पॉइंट है वो ये है कि इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग भेजिएगा, लेकिन आज हम इस प्रश्न पर यहाँ चर्चा करने वाले हैं कि एक अच्छा उत्तर आप कैसे लिख सकते हैं। तो शुरुआत हेडिंग बनाकर लिखेंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। सबसे पहले चूंकि उद्भव और विकास की बात की गई है, तो हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि हिंदी उपन्यास का उद्भव 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। ठीक है, शुरुआत बिल्कुल बतानी है कहां से हुआ, एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं बताना, हालांकि आगे आप एग्जाम्पल देकर इसको समझाएंगे कि पहला उपन्यास यहाँ पर कौन सा था। तो हिंदी उपन्यास का उद्भव 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। उस समय अंग्रेजी शिक्षा, मुद्रणालयों की स्थापना और सामाजिक जागरण के कारण हिंदी साहित्य में नई विधाओं का विकास होने लगा। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, जो कि 1882 ईस्वी में था, वो माना जाता है, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास थे। इस उपन्यास में उस समय के मध्य वर्गीय समाज और उसकी कमजोरियों का चित्रण मिलता है। इसके उपरांत उपन्यास लेखन का विकास निरंतर होता रहा। प्रारंभ से आज तक के विकास को 3 कालखंडों में विभाजित करके देखा जा सकता है। तो उद्भव और विकास में आपने सबसे पहले बताया कि भाई इसका जो जन्म होता है, शुरुआत होता है, वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। और चूंकि उस समय अंग्रेजी शिक्षा जो है हमारे देश में शुरू हो चुकी थी और हिंदी के अपने कोई मौलिक उपन्यास नहीं थे, ये भी ध्यान रखना। बांग्ला से बहुत सारे उपन्यासों का यहाँ पर क्या हो रहा था, अनुवाद करके हम लोग हिंदी में प्रयोग कर रहे थे। लेकिन पहली बार जब परीक्षा गुरु 1882 में आया तो इसको हिंदी का अपना मौलिक उपन्यास माना गया, मतलब इसकी कथा वस्तु पूर्णतः नई थी जो हिंदी में लिखी गई थी। तो ये आपका शुरुआती दौर का आपने यहाँ पर विवरण दिया है, और साथ में यहाँ से हमने एक और हेडिंग तैयार कर ली कि इसका जो प्रारंभ तो हुआ, लेकिन जब विकास की अवस्था आई, उद्भव के बाद विकास हुआ, तो इसको हम 3 चरणों में बांटकर देखते हैं। अब वो 3 चरण कौन कौन से हैं आप जानते हैं। प्रेमचंद, यहाँ पर जब हम उपन्यास या कहानी दोनों की हम बात कर ले, वर्गीकरण करते हैं समय को, तो आधार किसको मानते हैं, प्रेमचंद को आधार मानते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, कहानी सम्राट कहा जाता है, कहते हैं वहां से एक नया युग हमारे सामने दिखाई देता है। तो वो जो युग है,
क्योंकि प्रेमचंद के समय में जब वो वर्तमान है तो उसको हम आधार बनाएंगे। उनके पहले का जो समय था वो पूर्व प्रेमचंद या प्रेमचंद पूर्व युग कहते हैं, और जो प्रेमचंद के समय का युग है वो प्रेमचंद युग कहते हैं, और उसके बाद का जो युग है वो प्रेमचंद उत्तर यानी प्रेमचंद के उत्तर का युग कहते हैं। तो बेसिकली 3 तरह से आप उपन्यास और कहानी के जो विकास की यात्रा है उसको डिवाइड करते हैं, उस आधार पर आपका उत्तर यहाँ से तैयार होगा। तो आपने पिछले जो है वो बता दिया कि 3 आधार पर इसको विभाजित किया जा सकता है इसके विकास को। तो पहला जो कि 1870 से 1915 तक माना जाता है, इसमें क्या था, ये सुधारवादी और मनोरंजक युग था। इसमें जासूसी, तिलस्मी, अय्यारी उपन्यास अधिक लिखे गए। जैसे एग्जाम्पल के साथ बताना है, देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता, श्रद्धाराम फुलोरे जी का भाग्यवती और पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, ये सभी उपन्यास शामिल हैं। प्रारंभिक दौर में तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों की लोकप्रियता रही। इस क्षेत्र में देवकीनंदन खत्री का विशेष योगदान है। उनका प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता अत्यंत लोकप्रिय हुआ और इससे हिंदी भाषा के प्रति लोगों में रुचि बढ़ी। कहते हैं इसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखना शुरू किया ताकि इस उपन्यास को पढ़ सकें, इतनी ज्यादा लोकप्रियता थी इस उपन्यास को लेकर। तो शुरुआती दौर के जो उपन्यास हुआ करते थे वो बेसिकली मनोरंजन परक होते थे, वास्तविकता से यथार्थवाद से कोई खास लेना देना होता नहीं था। ठीक है, तो इन बातों को आप यहाँ पर शामिल करेंगे जो कि प्रेमचंद पूर्व युग में हो रही हैं। उसके बाद यात्रा का दूसरा चरण आता है, विकास का दूसरा चरण आता है प्रेमचंद युग, जो कि 1915 से 1936, आप जानते हैं 1936 में प्रेमचंद जी का निधन हुआ और वहां से उनके युग की समाप्ति मानी जाती है। और 1915 क्योंकि वो लेखन कार्य वास्तविक जो हिंदी में लिखना शुरू किया, उन्होंने यथार्थवादी लिखना शुरू किया, वो यही दौर था। तो 1915 से 36 के बीच का जो लेखन कार्य उनका रहा है उसको प्रेमचंद युग के नाम से जानते हैं। हिंदी उपन्यास के विकास में मुंशी प्रेमचंद का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने उपन्यास को यथार्थवादी दिशा दी और समाज की समस्याओं को प्रमुख विषय बनाया। उनके प्रसिद्ध उपन्यास गोदान, गबन और निर्मला में किसान जीवन, गरीबी और सामाजिक कुरीतियों का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। इसके अलावा अन्य जो उपन्यासकार रहे उन्होंने भी विभिन्न प्रकार के उपन्यासों को लिखकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो इस तरह से अपने उत्तर को आप थोड़ा सा विस्तार देते हुए इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बात करते हैं प्रेमचंदोत्तर युग। अभी एक सवाल आएगा कि ये कितने शब्द सीमा क्या है, तो ये 180 to 200 में लिखने की कोशिश की गई है। ठीक है, इन प्रश्नों की जो शब्द सीमा है अभी आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया है, मतलब बताया नहीं गया है कि कितने शब्द में लिखना है, लेकिन जितना अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाओगे, टॉपिक को जितना क्लियर करके जाओगे, उतना आपके पास शब्द बढ़ाने घटाने की क्षमता आप में स्वतः आ जाएगी। तो प्रेमचंदोत्तर युग 1936 से 1950 तक का जो समय है। प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और प्रयोग धर्मी प्रवृत्तियां विकसित हुई। जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, यशपाल, फणीश्वरनाथ रेणु जैसे लेखकों ने हिंदी उपन्यास को नई दिशा प्रदान की। इस युग में मनोविश्लेषणवादी जैसे कि जैनेन्द्र और अज्ञेय और प्रगतिवादी विचारधारा का विकास हुआ। स्वतंत्रता के बाद समकालीन युग में, अब देखो यहाँ से एक युग और शुरू होता है बच्चे, समकालीन युग, जो कि 1950 से अब तक चला आ रहा है। ठीक है, तो ये साथ में ही इंक्लूड कर दिया गया है कि स्वतंत्रता के बाद समकालीन युग में आंचलिकता, अस्तित्ववाद और आज के दौर में महानगरीय बोध, स्त्री विमर्श और दलित विमर्श पर केंद्रित उपन्यास लिखे जा रहे हैं। तो यानी ये परंपरा जो शुरू हुई थी आगे किस तरह से परिवर्तित होते आगे बढ़ रही है, इसका हमने यहाँ पर उल्लेख किया है। आंचलिकता हो, चाहे वो अस्तित्ववाद हो, चाहे वो स्त्री विमर्श हो, चाहे दलित विमर्श हो, अब नए नए क्षेत्र जो हैं व्यापक तौर पर उपन्यास लेखन में हमें दिखाई दे रहे हैं। और अंत में अपनी बात को कंक्लूड करोगे, निष्कर्ष क्या निकालना है कि इस प्रकार हिंदी उपन्यास का विकास समाज सुधार से आरंभ होकर यथार्थवाद और आधुनिक प्रयोगों तक पहुंचा है तथा यह भारतीय समाज और जीवन की विभिन्न समस्याओं को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम बन गया है। यहाँ आके हमारे उत्तर की समाप्ति होती है। तो इस तरह से शुरुआत कैसे हुई और इसके बाद कौन कौन से चरण से होकर ये आगे बढ़ रहा है और वर्तमान में क्या स्थिति है, इस तरह से अपने उत्तर को आप लोग लिखेंगे। अब ये तो हो गया एक प्रकार का उत्तर। मैंने शुरुआत में कहा था हर किसी का उत्तर अलग अलग हो सकता है और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बहुत कंफ्यूज हैं कि उत्तर लेखन के लिए क्या करें। तो जो स्टैंडर्ड बुक है, चाहे वो आचार्य शुक्ल जी की बुक हो,
चाहे वो डॉक्टर बच्चन सिंह जी की हो, चाहे आप डॉक्टर नगेंद्र जी को पढ़ लीजिए, ठीक है। और हिंदी गद्य के लिए आप जो रामचंद्र तिवारी जी हैं उनकी गद्य साहित्य पढ़िए। तो ये सारी पुस्तकें जो हैं, जब आप शुरुआती चैप्टर्स पढ़ते हैं, जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इनके कारण में जाते हैं, जो कि उन्होंने सभी लेखकों ने बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप उत्तर लेखन की शैली या उत्तर लेखन किस प्रकार से करें वो समझ पाएंगे। तो जरूरी है कि केवल उत्तर देखकर आप तैयारी ना करें। ये एक समझ लीजिए मॉडल है, या मॉडल उत्तर इसको आप कह सकते हैं, या अभ्यास के लिए है। बाकी आप पुस्तक पढ़ें, उसके बाद खुद से एक उत्तर लिखने की कोशिश करें और आप लोग इस उत्तर को भेज सकते हैं। जो भी आपका उत्तर होगा उसकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, सही है और क्या यूज कर सकते हैं, उसके अंदर क्या परिवर्तन कर सकते हैं, या बहुत अच्छा आपने लिखा, जैसा भी कुछ होगा वो आपको बताया जाएगा। तो ये आज का सवाल। अच्छा, उपन्यास की हम चूंकि चर्चा कर रहे हैं तो इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम उपन्यास पर देखेंगे। हो सकता है ये आपके एग्जाम में कभी किसी भी तरीके से हेल्पफुल हो जाए। अगर आपको उपन्यासों के वर्गीकरण के बारे में पूछ लिया जाए, या किस आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, है ना, इसके तत्व क्या होते हैं, ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए जब आप उपन्यास की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ हम उपन्यासों का वर्गीकरण एक बार देखते हैं कि इन आधारों पर हुआ है। तो उपन्यास का वर्गीकरण बेसिकली दो आधार पर किया जाता है। किस आधार पर? एक तो विषय वस्तु या कथानक के आधार पर, और दूसरा है उसकी शैली के आधार पर। तो विषय वस्तु के आधार पर किस तरह के उपन्यास होते हैं, जैसे कि सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास जो कि इतिहास पर लिखा जाएगा, समाज की दशा को दिखाता हुआ उपन्यास होगा सामाजिक उपन्यास, तिलस्मी या अयारी उपन्यास जो कि मनोरंजन परक होता है, जासूसी उपन्यास मनोरंजन परक होता है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास जो कि किसी मनोस्थिति को दिखाता हुआ होता है, किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को दिखाता हुआ। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक उपन्यास और समस्यात्मक उपन्यास। तो ये सारे उपन्यास किस आधार पर हैं बच्चे? विषय वस्तु या कथानक के आधार पर। दो आधारों पर हमने कहा था। दूसरा आधार क्या है? शैली के आधार पर। एक तो वर्णनात्मक शैली, जहां पर चीजों को बहुत डिस्क्राइब करते हुए आप उपन्यास लिख रहे हैं। एक चित्रणात्मक शैली, चित्रण करते हुए बातों को बताया जा रहा है। आत्मकथात्मक, जहां पर लिखने वाला स्वयं को रिप्रेजेंट करता है या स्वयं को केंद्र मानकर वो चीजें लिख रहा है आत्मकथा के रूप में, है ना। एक जीवनी परक, जहां हम दूसरे के जीवन के बारे में उपन्यास के रूप में उसको लिख रहे हैं। एक पत्र शैली होता है, जहां पर पत्र जैसा कुछ भाव आता है, पत्र के माध्यम से हम उपन्यास को लिखते हैं। डायरी शैली है और प्रतीकात्मक शैली है। तो ये शैली के आधार पर विभिन्न प्रकार के उपन्यास हमारे सामने देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम प्रथम उपन्यास की बात करें, देखो यहाँ पर ना बड़ा मतभेद है, ये भी आप ध्यान रखें। कई बार जब आप विकास की यात्रा पर चर्चा करेंगे, हिंदी उपन्यास के विकास की यात्रा, या फिर विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है, इस तरह का कोई सवाल आ जाए तो आपको उत्तर में क्या लिखना है, ये एक पॉइंट के रूप में आप देखिए। ये एमसीक्यू में भी पूछा जाने वाला सवाल है। वैसे विश्व का प्रथम उपन्यास जो साहित्यकारों के द्वारा माना जाता है, भारतीय साहित्यकारों के द्वारा, वो कहते हैं बाणभट्ट की कादम्बरी को। ठीक है, कादम्बरी जो कि इनकी रचना है, ये कहते हैं उपन्यास के रूप में लिखी गई है। तो मतलब उपन्यास कहने का मतलब बहुत लंबी रचना, कहानी क्या होती है जो एक बैठक में खत्म हो जाए, और उपन्यास जो होती है उसमें बहुत सारे पात्र होते हैं, आप उसको एक बैठक में समाप्त नहीं कर सकते, लंबी कहानी चलती है। लेकिन कुछ लोग जो है वो जापानी भाषा में 1007 ईस्वी में लिखी गई जो जेंजी की कहानी है, इसको उपन्यास पहला मानते हैं दुनिया का। तो ये दो अलग अलग शुरुआती दौर की बातें हैं। हालांकि यहाँ से सवाल थोड़े से नहीं बनते हैं, जो मेन सवाल है आपका यहाँ से बनता है हिंदी साहित्य के इतिहास में। ठीक है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य शुक्ल जी, डॉक्टर नगेंद्र और अज्ञे जी ने किसको माना है? परीक्षा गुरु को माना है, जो कि 1882 की रचना है, और यही सर्वमान्य है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अगर किसी साहित्यकार का नाम देकर ना पूछा जाए कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो आपको इनका चयन करना है। अगर इनमें से किसी का नाम देकर पूछ लिया जाए तो भी आपको क्या करना है? परीक्षा गुरु लगाना है। लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है। अब यहाँ से देखो, गणपति चंद्रगुप्त और प्रेमचंद ने किसको माना है? भाग्यवती 1877, जो कि श्रद्धाराम फुलौरी जी की रचना है। उसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पूर्ण प्रकाश या चंद्रप्रभा को माना है, जो कि भारतेंदु जी की रचना है। और कृष्णलाल ने माना है चंद्रकांता, जो कि देवकी नंदन खत्री जी की रचना है। और शिव नारायण श्रीवास्तव जी कहते हैं कि रानी केतकी की कहानी, या फिर इसी को उदय भानचरित कहते हैं, ये सैयद इंसान अल्लाह खां की है। ये पहली रचना है उपन्यास के क्षेत्र में। और
डॉक्टर गोपाल राय इंपॉर्टेंट है, देवरानी जेठानी की कहानी, पंडित गौरी दत्त, इसको इन्होंने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। तो ये अलग अलग विद्वानों के द्वारा हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, लेकिन सर्वमान्य और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो परीक्षा गुरु 1882, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है ना। बात कर लेते बच्चे उपन्यास के तत्व कौन कौन से होते हैं। जब आप उपन्यासों की बात करते हैं तो उपन्यास के तत्व, एक तो किसी भी उपन्यास में क्या क्या होता है। एक तो सबसे पहले कथा वस्तु, कथा वस्तु मतलब कोई तो कहानी होगी जिस पर आप उपन्यास लिख रहे होंगे। उसके बाद चरित्र चित्रण, जब आपको कहानी मिल जाएगी तो आप क्या करेंगे, कुछ पात्र उसके अंदर रखेंगे, कुछ चरित्र उसके अंदर रखेंगे। हर चरित्र की अपनी कुछ ना कुछ खासियत होगी, कुछ विशेषता होगी, कुछ बुराइयां होगी, ठीक है। उसके बाद कथोपकथन या संवाद, जब चरित्र होगा तो वो कुछ तो बोलेगा ही। संवाद के माध्यम से क्या होता है, कहानी आगे बढ़ रही होती है। अब ये संवाद है ना, वो किस तरह की भाषा शैली का प्रयोग कर रहा है, मतलब किस तरह की भाषा या किस तरह की बातें वो कर रहा है, ये भाषा शैली और किस समय की बात है, ये देश काल या वातावरण जिसको कहते हैं। और अंत में आता है बच्चे उद्देश्य, इस पूरे उपन्यास का उद्देश्य क्या था लिखने का, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से जो 6 तत्व हैं उपन्यास में, ये इंपॉर्टेंट हैं, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। कभी उपन्यास के तत्वों की विवेचना कीजिए, सवाल पूछ लिया जाए कि उपन्यास से आप क्या समझते हैं और उपन्यास के विभिन्न तत्वों की विवेचना कीजिए। तो ऐसे में उपन्यास क्या है आपने वो बताना है, और उसके बाद फिर कथा वस्तु आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसके प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं, जैसे कथा वस्तु, फिर डैश करके आपने हेडिंग कथा वस्तु बनाया और उसके अंतर्गत कथा वस्तु क्या है थोड़ा सा उसके बारे में आपने लिखा। फिर चरित्र चित्रण, ऐसे आप हेडिंग बना के इनको थोड़ा सा डिटेल में बताकर चीजों को मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आज का सवाल हमने आपके सामने जो डिस्कस किया। एक सवाल मैं आपके सामने लिख कर जाती हूँ, इसका उत्तर आप लोग भेजिएगा, और अगली जो कक्षा होगी उसमें हम इसी प्रश्न पर चर्चा करेंगे। उपन्यास के बाद बच्चे आते हैं कहानी पर, ठीक है। मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि कहानी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। कहानी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। या दूसरा सवाल मेरा जो ये है, कहानी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। कहानी से आप क्या समझते हैं, कहानी से आप क्या समझते हैं। इसके विकास यात्रा की विवेचना कीजिए। इसके विकास यात्रा की विवेचना कीजिए। तो सवाल सेम है लेकिन अलग अलग तरीके से ये आपसे पूछा गया है, तो आप कोशिश करें इन प्रश्नों के उत्तर लिखने की। और अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हमारा जो आंसर राइटिंग में सब्जेक्ट होगा वो कहानी होगा। इसी तरह एक दिन हम निबंध करेंगे, जीवनी करेंगे, आत्मकथा करेंगे। आने वाले समय में एग्जाम से पहले ये सारे प्रश्न, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने बोला कि शुरुआती दौर की जो बातें हैं उसको कैसे लिखें समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार अगर आप इसको बता दें। हालांकि वो मेरे पास पर्सनली चल के आए और उन्होंने कहा कि मुझे आप बैठ कर ये चीजें थोड़ा थोड़ा बता दें तो मुझे समझ में आ जाएगा। तो मैंने कहा ऐसे बताने से अच्छा है कि मैं एक कक्षा के माध्यम से इसको बता दूं, ताकि बाकी लोग जो डाउट में हैं उनको भी ये चीजें क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।